we are starting the new chapter, new topic that is related to the demand. पहले जो इससे हम जितने भी फैक्टर्स थे जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिमांड फंक्शन को जो है अफेक्ट कर रहे थे उनको हमने डिस्कस किया, जिसमें हमारे जो है कंज्यूमिंग यूनिट्स थे, हाउस होल्ड जिनको हम कह रहे थे, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स थे जो कंपनीज थी, गवर्नमेंट था जो कि प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग यूनिट्स के तौर पर काम कर रहा था, उनको हमने डिस्कस किया। अभी हम पर्टिकुलरली डिमांड के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे, डिमांड फंक्शन को समझेंगे और डिमांड की जो शिफ्ट होती है, पॉजिटिव शिफ्ट होता है या नेगेटिव शिफ्ट होता है, या डिमांड कर्व के अंदर क्या मोमेंट्स आती हैं उनको समझेंगे और कुछ उनके जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। आवाज़ सबको आ रही है? यस सर। अच्छा, तो इसमें जो कंटेंट्स हैं वो इंट्रोडक्शन है, आउटकम्स, डिमांड और प्राइस का लिंक क्या है, डिमांड कर्व क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को, और उसका फंक्शन क्या है, उसके अंदर जो मोमेंट्स हैं, शिफ्ट हैं डिमांड कर्व की। तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। Quantity of a commodity purchased by individual or a family or a group of people at different prices at a given time and place is known as the demand for the such commodity. आप within a particular specified time जितना भी आप परचेज कर रहे हो within your limits, within your constrained income, ठीक है, बिकॉज जो हमारा इनकम है, फॉर एग्जांपल, या हमारा जो रेवेन्यू है या जो हमारा बाइंग पावर है वो एक लिमिटेड है फॉर बाइंग अ कमोडिटी और बाइंग एनी सर्विस, ठीक है। तो किसी ख़ास टाइम में, किसी मखसूस टाइम में हम जितने भी कमोडिटीज़ परचेज करते हैं एट सर्टेन प्राइसेस, उसको जो है हम डिमांड का नाम देते हैं कि इतनी डिमांड है उस पर्टिकुलर सर्विस की या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। With this definition, there is a link between the various commodities and households purchase. Households in the various places are consumers of the firm's commodity. They therefore behave in a predictable habitual pattern such that increases in price of commodity are responded by the consumer. जो हमारा कंज्यूमर होता है और जो प्रोड्यूसर होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल आपकी ब्रेड की एग्जांपल ले लें। ब्रेड की कंजप्शन कितनी है आपकी डेली, वो कंपनी को एक आइडिया होगा। कंपनी को छोड़ें, हम कंज्यूमिंग यूनिट, अगर हम इंडिविजुअल घर की बात करें तो भाई कितनी ब्रेड की कंजप्शन है, एक पूरा पैकेट लार्ज साइज़ का कंज्यूम करते हैं या मीडियम साइज़ का कंज्यूम करते हैं या स्मॉल साइज़ का जो है ब्रेड का जो है पैकेट हम कंज्यूम करते हैं, वी नो इट, वी कैन प्रेडिक्ट, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो है हम मैनेज करते हैं और प्राइजेस का भी हमें आइडिया होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरडिपेंडेंट होती है। Usually consumers tend to buy less when there is an increase in the price of commodity, but buy more when there is a decrease in the commodity price. एक चीज़ यहाँ मैं बताता चलूँ, दो चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर इम्पेक्ट करती हैं। वो आपकी है डिमांड और दूसरी है उसका जो है प्राइस। ये जो दो पैरामीटर्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं समझना। और एक जो जनरलाइज्ड एक कंसेप्ट जो बना हुआ है वो ये है कि जब भी आपके प्राइसेस बढ़ते हैं आपकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि आपका जो बाइंग पावर है वो लिमिट हो जाता है, ठीक है। पर जब भी आपके जो प्राइसेस हैं प्रोडक्ट के वो डाउन आते हैं तो आपकी जो बाइंग पावर है वो ज़्यादा हो जाती है और इन द रिजल्ट द डिमांड
a particular product or a service is increased. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. So in other words, quantity demanded will decrease when there is a rise in the price, and it increases when there is a fall in the price. In a sense, price affects quantity demand for the commodity. It should be recalled that in the last unit we understand that the income of a household also determines what they consume. हर इंडिविजुअल जितने भी कौन सी कमोडिटी कौन सा प्रोडक्ट मुझे कंज्यूम करना है वो डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर या आपके बाइंग बिहेवियर के ऊपर. What quantity they wish to demand for is regulated by their limited resources to purchase. However, price and income are not the only factor that affect the quantity demanded. मैंने जैसे कहा कि आपकी जो प्राइस है एक मेजर फैक्टर है जो कि डायरेक्टली आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है. ठीक है, और इन दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप है वो इनवर्स है प्राइस और डिमांड का, रेयर सिचुएशन को छोड़ के. ठीक है, पर जो मोस्ट ऑफनली जो हैपनिंग है ना मार्केट के अंदर जो अकर हो रहा है उसमें प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है. एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी. ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो उसके अलावा और फैक्टर्स कौन से हैं जो कि आपके डिमांड को अफेक्ट करते हैं? आप में से कोई बता सकता है बिसाइड द प्राइस? जी Sir, quality. जी, क्या बताया, फिर से बताया. क्वालिटी. क्वालिटी. Quality, sir. ओके. Point. अच्छा, वो जो दूसरे फैक्टर्स मैं आपको बताऊं यहाँ पर आप देख लें. बिसाइड द प्राइस, हाउस होल्ड इनकम क्या है, हाउस होल्ड प्रेफरेंस एंड टेस्ट क्या है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज. रिलेटेड कमोडिटीज किसको कहते हैं हम? जो सब्स्टिट्यूट कर सकें या जो अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल हो फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट आप सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ही हाई हो चुकी है जो कि आपके बाइंग पावर से बाहर निकलता जा रहा है, तो यू आर गोइंग टू शिफ्ट फॉर परचेजिंग एन अल्टरनेटिव ऑप्शन एट द सम लोअर प्राइसेस. ऐसा ही होता है. Yes, sir. तो number of consumers, expectation of future price change. So these are some of the factors which are also affecting the demand or the quantity of a particular commodity demanded during a certain period of time. ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देख लें डिमांड एंड प्राइस का लिंक क्या बनता है. एग्जाम्पल, डिटर्मिनेशन ऑफ, जैसे मैंने पहले मैं बता चुका हूँ कि इनका जो लिंक है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है विद ईच अदर. एक चीज़ प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, डिमांड बढ़ेगी यानी कि आपकी प्राइसेस कम हुई हैं. ठीक है, सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस. जस्ट लुक एट दिस पैराग्राफ. डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इज नोन एज अ प्राइस थ्योरी इन इकोनॉमिक्स. जो हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो उस मैकेनिज्म को, उस प्रोसेस को प्राइस थ्योरी के ज़रिए ही हम करते हैं. दिस थ्योरी इज द बैकबोन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इट इज़ बेसिकली कनेक्टेड टू द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो अगेन चीज़ें घूम फिर कर जो है सारी डिपेंड करती है आपकी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर. ठीक है, तो इसमें अभी जो इस सेक्शन में तो हम डिमांड को डिस्कस करेंगे, फिर जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा उसमें हम सप्लाई को जो है डिस्कस करेंगे. बट कीप इन द माइंड दैट बोथ डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, these factors are interdependent or interrelated. Beside these three factors, there are some other complementary factors which are affecting these three major factors, which is the demand and supply and the price.
Income and substitution effects are better used in explaining the link between the demand and price. Sudden increase into the price of a commodity means a reduction into the consumption power of a consumer as a result of fall in their real income. This situation is referred as the income effect. क्योंकि income effect जब आपकी demand consumption बढ़ जाए, समझें कि आपकी जो income है वो थोड़ी बेहतर हुई है. अगर income आपकी कम होगी तो उसका simply result ये होगा कि you are going to purchase less as compared to the meanwhile. Quantity demanded can be defined as amount of goods or commodities that consumers are willing and able to buy at a certain price over a given period of time. In situations like this, people buy so many goods that the same money was buying before the increase into the price. अगर आप फॉर एग्जांपल आप इस रमज़ान के महीने में आप कमोडिटीज़ जितने भी हैं उसकी प्राइसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं हमारे पास. पहले आपको लेट सपोज आपको जो है 500 रुपये में आपको 2 kg ऑफ एप्पल यू कैन बाय, बट नाउ यू कैन बाय ओनली 1 kg ऑफ एन एप्पल. ठीक है, बिकॉज द प्राइसेस आर इंक्रीज्ड एंड योर बाइंग पावर इज लिमिटेड. ठीक है, तो household therefore may have to cut down the number of items they always consume. For instance, sudden increase in the petrol price on January. This is just one example related to the Nigeria. अच्छा, इसमें जितने भी examples हैं they are related to the Nigeria because this book is basically published over there. So the currency quoted over here and the examples given here are related to the Nigerian economic system, but they are generalized. ठीक है, you can replace the name, but the concepts are generalized. For instance, sudden increase in the petrol price on January 1st, 2012 in Nigeria has affected prices. Cost of transportation had only gone up by almost 50%, but the prices of other items skyrocketed too. Household that consumes maybe the 10 liters of a petrol that used to cost 650 naira, that is the currency, on their generator will now have to pay the 970 naira to get the same liter of the petrol. ठीक है, दिस हाउस हैज द 3 ऑप्शन. उसके बाद अभी क्या क्या ऑप्शंस है, ये नीचे वाले ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल, इट इज आइदर दे शुड रिड्यूस द यूज ऑफ जनरेटिंग सेट सो टू कंटिन्यू टू बाय 600 पेट्रोल, दैट मींस कटिंग डाउन द नंबर ऑफ लीटर्स दे यूज टू बाय. या दूसरे ऑप्शन जो भी हैं, फॉर एग्जांपल ब्ला ब्ला, यू कैन रीड देम लेटर. Substitution effect is the effect of change in the price and the quantity demanded as a result of switching by consumers to alternative or from the alternative products. By implication, quantity demanded of some items the household is consuming must be cut back and result of the price increase. This shows the general relationship between the price and consumption. A rise in the price of goods and services will mean fall in the quantity demanded. Consequently, a fall in the prices of goods and services will mean a rise in the quantity demanded. This relationship is referred as the law of demand. ये आपको याद रखना है. सारे डिस्कशन एक साइड पर आपको ये याद रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब आपके प्राइसेस बढ़ते हैं आपकी डिमांड कम हो जाती है, और जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो आपकी जो है प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती हैं. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, उसको अभी आप थोड़ा जो है हम प्रैक्टिकली उसको समझने की कोशिश करेंगे विद सम एग्जांपल. रेफरिंग बैक टू द लॉ ऑफ डिमांड अबव दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. A rise into the price of goods will translate to fall into the quantity demanded. In contrast, a fall in the price means a rise into the quantity demanded. However, when the definite quantities are demanded at a particular prices for a particular commodity, especially when the lower or higher prices are considered, then what we call as a demand schedule. For example, if the individual has a following hypothetical demand schedule for commodity X and the table 1, the market demand schedule for the month. यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल के अंदर
फर्स्ट कॉलम में आपको क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है फर्स्ट कॉलम में? Price per unit of commodity. 100, sir. Price per unit of commodity, that is we are representing it with x p x, price of x. ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, क्वांटिटी कितनी परचेज हो रही है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपकी जो जब प्राइस 100 है तो आपकी क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है? 25। जब आपकी प्राइस 200 है तो क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है 35। जब आपकी प्राइस 300 है तो आपकी जो सामने आपकी जो क्वांटिटी डिमांड रेट है वो 45 नज़र आ रही है, और 400 है तो आपको कितनी नज़र आ रही है? 60। 500 है तो आपको कितनी नज़र आ रही है? 75। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। लास्ट डिमांड हमें ये समझाता है ना। यस। तो यहाँ पर जो है आपको बाज़ाहिर नज़र आ रहा होगा कि जब 100 है तो आपकी क्वांटिटी जो है वो कम है, और 200 है तो क्वांटिटी जो है आपकी जो है ज़्यादा बढ़ गई। 300 प्राइस हुई तो क्वांटिटी तो ज़्यादा बढ़ गई। ये हम जो है कैसे समझें? जब हम बात करें लाभ डिमांड की तो वो जो है जब प्राइस बढ़ती है तो कंजप्शन या डिमांड कम होनी चाहिए, ऐसा ही है ना। यस सर। पर आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता Yes, चलूँ, sir. इसका जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ कम होगी। तो ये जस्ट ग्राफ में जब हम चीज़ें हम डालेंगे ना तो वहाँ पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो जब हमारी प्राइस 100 होगी तो मैक्सिमम कंजप्शन 75 आएगी वहाँ पर। ठीक है, यस सर। जब आपकी 200 होगी तो 60 होगी, जब आपकी प्राइस 500 होगी तो आपकी कंजप्शन होगी वो 25 होगी। ग्राफ के अंदर जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपकी जो है ये चीज़ें सही से प्लॉट हो जाएंगे। तो जब प्राइस ज़्यादा होगी तो आपकी क्वांटिटी कम होगी, और जब प्राइस कम होगी तो आपकी जो कंजप्शन है, डिमांड है, वो सबसे ज़्यादा 75 होगी। ठीक है, इसको नीचे थोड़ा देख लेते हैं ग्राफ के अंदर। यहाँ पर देखिए डिमांड कर्व, जो कर्व हम बनाते हैं वो इस तरीके से कुछ बनती है कि आपके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर हम बनाते हैं, और इसके जो मेजर पैरामीटर्स हैं डिमांड के, कौन से मैंने बताए थे आपको लॉ ऑफ डिमांड में? दो कौन से मेजर पैरामीटर होते हैं? बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा, और प्राइस हाँ, बढ़ेगी तो डिमांड बढ़। यानी कि जो पैरामीटर्स हैं वो दो हैं, प्राइस और डिमांड। ठीक है, एक है आपका यस प्राइस, सर। दूसरा है आपका डिमांड। प्राइस को डिनोट करेंगे हम पी के साथ, और जो है डिमांड को हम डिनोट करेंगे क्यू के साथ, क्वांटिटी। ठीक है, जो प्राइस है उसको हम जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है, जो प्राइस शिफ्ट हो रही हैं, बढ़ रही हैं, वो वर्टिकल एक्सिस में रखेंगे, और जो डिमांड के अंदर शिफ्ट आ रही हैं वो हम एक्स एक्सिस के अंदर रखेंगे, जिसको क्वांटिटी के साथ हम मेंशन करेंगे। जैसे आपकी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, तो डिमांड जो है आपकी कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल आपकी जो प्राइस है 5 है तो आपकी डिमांड जो है फॉर एग्जांपल आपकी कम हो जाएगी। अगर आपकी प्राइस 2.3 है तो आपकी जो है डिमांड बढ़ जाएगी, 100 तक आ जाएगी। अगर आपकी जो प्राइस 0.3 है तो आपकी डिमांड जो है और बढ़ दी जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से जो आपका स्लोप बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा हमेशा। ठीक है, अगर पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते, डायरेक्टली उनका पॉजिटिव कोरिलेशन होता, एक बढ़ता तो दूसरा भी बढ़ता, तो ग्राफ कैसे बनता आपका? एनी आइडिया? Upward, sir. आपका ग्राफ बनता अपवर्ड, इस तरह यहाँ से ऊपर बनता। ठीक है, इस तरीके से ऊपर एरो नजर आ रहा है आपको?
यस सर। ठीक है, ये मेरा वाला कर्सर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से वो बनता आपका अपवर्ड। ठीक है, वो डाउनवर्ड नहीं बनता अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो आपका जो है वो नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोप बनता है। अच्छा, अभी इसमें देख लेते हैं थोड़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड households income. It was mentioned earlier that demand curve and demand schedule are constructed based on the assumption of that all things being equal. This implies that other factors remain constant, unchanged except the price. अच्छा, इसमें कुछ assumptions होते हैं कि फॉर एग्जांपल जो आपका डिमांड फंक्शन है, जो आगे आपको मैं दिखाऊंगा, डिमांड फंक्शन के अंदर हमारे जो है एक प्राइस और दूसरा क्वांटिटी और उसके साथ कुछ कांस्टेंट्स हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, कि उसमें आपकी जो है फॉर एग्जांपल प्राइस है वो आपकी फिक्स है या प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है, बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट है। तो ऐसे कुछ अजम्पशंस करते हैं, क्योंकि अगर अजम्पशंस नहीं करेंगे तो बहुत सारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं और आपकी जो प्रोडक्शन है, डिमांड फंक्शन की डिटर्मिनेशन है, उसके अंदर कुछ ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। हाउस होल्ड इनकम है, हाउस होल्ड प्रेफरेंस एंड टेस्ट हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं आपके डिमांड फंक्शन को। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ हैं, प्राइसेस जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं सब्स्टिट्यूशन की। मैंने ऑलरेडी आपको एक आइडिया बता दिया है कि सब्स्टिट्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। हम रिप्लेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ए को प्रोडक्ट बी के साथ। वी कैन मेक a comparison of the different features, we can make a comparison of the different prices कि कौन सा बेहतर है। अगर एक की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, दूसरी के जो है रीजनेबल प्राइसेस हैं, तो वी कैन go for the product which is reasonable into the quantity and which can fulfill जो है requirements. Number of consumers and income distribution, expectations of the future price change. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं अदर देन प्राइस जो कि आपके अफेक्ट करते हैं आपके डिमांड फंक्शन को। ठीक है, तो अभी जो है हम डिमांड फंक्शन को थोड़ा देख लेते हैं। डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी द कस्टमर्स इज विलिंग एंड कैपेबल टू परचेज एट एनी गिवन टाइम एंड ईच पॉसिबल प्राइस। The above definition highlights essential components of the demand: quantity of commodity, willingness to buy, price of the commodity, period of the time. तो ये फैक्टर जो हम ऊपर डिस्कस करके आए थे। डिमांड फॉर द कमोडिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल आर एंटायर मार्केट। तो उसके कुछ फंक्शन थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। द क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर इज विलिंग एंड कैपेबल टू परचेज एट अ पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग द गिवन टाइम इज रेफर्ड एज एन इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, पर जब आप पूरे मार्केट की बात करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज दैट ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड कैपेबल टू परचेज एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम कहेंगे मार्केट डिमांड। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पर भी जो है आप डिमांड फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मार्केट लेवल पर भी डिमांड फंक्शन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। उसमें इंडिविजुअल कस्टमर होगा और जब हम मार्केट डिमांड की करें तो उसमें ओवरऑल ऑल नंबर ऑफ कस्टमर्स व्हिच आर बाइंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड का कंसेप्ट। फोर्टी थ्री बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें सुन कितने रहे हैं, बाकी प्रेजेंट कितने बच्चे बैठे हुए हैं?
जिनको कंसेप्ट समझ आ रहा है। जो प्रेजेंट हैं वो जस्ट मुझे आवाज़ दे दें। कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? सर जैसे कि आपने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल है। Present, sir. Present, sir. Present, तभी मैं sir. पूछ रहा हूँ कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन आप लोगों ने समझा, उस कंसेप्ट को समझा आपने? यस सर, जैसे कि आपने बताया ना कि यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। ये ठीक हो गया। और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को और मार्केट डिमांड फंक्शन को। सर ये एक बार आप दोबारा बता दो। हाँ दोबारा बता रहा हूँ, मुझे पता था। ये सुन लें, उस कंसेप्ट हैं टेक्निकल थोड़े थोड़े, उनको सुन लें। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हम इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड को कि वो कितना बाय कर रहा है इन इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एट अ सर्टेन प्राइस, ठीक है। और जब हम मार्केट डिमांड फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हु आर विलिंग टू बाय अ सर्टेन product at a certain price during a specific period of time. That is your market demand function overall. इंडिविजुअल में अकेला कस्टमर आएगा और मार्केट डिमांड फंक्शन के अंदर आपके ओवरऑल कस्टमर्स आएंगे हु आर लुकिंग फॉर बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है अभी? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर आप देख लें इंडिविजुअल जो डिमांड फंक्शन है, इस इक्वेशन से सिंपली हम शो कर सकते हैं dx is your demand for x for a certain commodity for a certain product, f is showing the function, p is the price of a given commodity, and pr is price is related to the other alternative goods or option which are available. Y is your income, T is your taste or preference, F is your expectation of change into the price in the future. So these are some of the very generalized function जिसमें ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू बाय अ कार, तो आप जो है गाड़ी कौन सी परचेज करेंगे जिसकी जो है आप कंपैरिजन करेंगे कौन से इसके जो है लाया इस रेंज में हम प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, मुझे कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती हैं, मेरी इनकम क्या है, मैं कौन से प्रेफर कौन सा प्रोडक्ट करूँगा, और इन फ्यूचर इनकी जो है प्रोडक्ट की जो है वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं पर उनकी डिमांड ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ रही, क्यों? क्योंकि एक अनसर्टेनिटी है कि उन प्रोडक्ट्स की जो है रीसेल वैल्यू जो है वो अभी कंफर्म्ड नहीं है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर आप देख लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कितने नए ब्रांड्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर एक एट रीजनेबल प्राइस, बट उनका जो है डिमांड अभी तक इतनी नहीं है जितनी आपकी जो लोकली प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जांपल असेंबल हो रही हैं लोकली, जैसे होंडा है, सुजुकी है, ये जो है आपकी ज़्यादा लोग परचेज कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है दे आर हैविंग अ गुड रीसेल वैल्यू। ठीक है, तो ये एक आपका एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में ये सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। जब आप मार्केट डिमांड फंक्शन है तो उसमें थोड़े और ज़्यादा पैरामीटर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल demand for the X commodity is equal to, this is the price for the relevant product, this is the Y is your income of the consumer, then it's the T, taste and preference, P naught, size and composition of the population। जब क्योंकि हम टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स को देख रहे हैं तो उसमें हमें जो है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स को यहाँ पर फंक्शन के अंदर लाना होगा। और एस जो है आपका जो है सीज़न एंड वेदर, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं आपकी सीजनल होते हैं, डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल बेवरेज इंडस्ट्री जो है वो आपको डिपेंड करती है सीज़न के ऊपर, गर्मियों में उनकी डिमांड बहुत हाई होती है और सर्दियों के अंदर उनकी डिमांड जो है एक नॉर्मल या बिलो एवरेज होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम
So these are the some of the concepts related to the demand function. उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने डिमांड फंक्शन को भी समझा, हमने डिमांड कर्व को भी समझा। अभी ये जो हम बातें कर रहे हैं कि डिमांड फ्लक्चुएट करती है, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती कम होती है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, दैट इज अ मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। कभी आपकी पॉजिटिवली शिफ्ट होती है आपकी डिमांड कर्व, और कभी आपकी जो है नेगेटिवली शिफ्ट होती है आपकी डिमांड कर्व। वो सिंपली आपका जो है एक राइट शिफ्ट होता है और लेफ्ट शिफ्ट होता है। राइट शिफ्ट होता है यानी आपका जो कर्व है वो थोड़ा ऊपर जाएगा, और जो लेफ्ट शिफ्ट होगा वो आपका जो कर्व है नीचे की तरफ आएगा। कर्व कौन सा, जो मैं ऊपर आपको दिखा के आया था ग्राफ के अंदर, ठीक है। ठीक है, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. increase in demand means shift to the right, decrease means shift to the left। ठीक है, इसको ज़्यादा डेफिनेशन में नहीं जा रहा, इसको आगे कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। ये बस कंसेप्ट आपको याद रखना है। इंक्रीज इनटू द डिमांड मींस इट इज़ द राइट शिफ्ट, एंड डिक्रीज इनटू द डिमांड मींस इट इज़ अ लेफ्ट शिफ्ट। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसकी चेंजेस इन द डिमांड दिखाया गया है कि आपका जो है फॉर एग्जांपल प्राइस है ये फर्स्ट कॉलम के अंदर, और उसके सेकंड कॉलम में आपका जो है ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड है, और नए का थर्ड कॉलम के अंदर न्यू क्वांटिटी डिमांड है। समटाइम्स आपकी जो शिफ्ट होती है एंड द डिमांड और द क्वांटिटी ऑफ अ पार्टिकुलर कमोडिटी, वो सिर्फ प्राइस की वजह से नहीं होती, दूसरे फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है। प्राइस आपकी भले एक जैसी ही रहे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर N9 प्राइस है, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिमांड के अंदर शिफ्ट हुआ है, 10 से 20 हुई है फॉर एग्जांपल, अजम्पशन है, या 10 से 11 हुई है, या 10 से 12 हुई है। ठीक है, ओल्ड डिमांड ये थी, नई डिमांड ये है, प्राइस आपकी फिक्स है। बट दूसरे फैक्टर जो मैंने आपको बताया, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, आपकी जो बाइंग पावर है, आपकी इनकम है, ठीक है, ये दीज आर सम ऑफ द अदर फैक्टर्स व्हिच कैन आल्सो bring change into the demand. You should keep that into the mind also. तो इस ग्राफ के अंदर आपको क्या दिखाया गया है बेसिकली, कि आपकी जो है डिमांड है वो D1 से D2 की तरफ पॉजिटिवली शिफ्ट हुई है। ठीक है, ये डिमांड फंक्शन मैंने आपको बताया था, ये आपकी जो है आपकी क्वांटिटी है, ये आपकी प्राइस है, और ये फॉर एग्जांपल पॉइंट ए था पहले, यहाँ पर ए डैश जो है आपको चेंज यहाँ पर शो कर रहा है कि इतना जो है आपकी चेंज इनटू द डिमांड हुई है, एंड दिस इज D1 एंड D2। फ्रॉम द D1 is let's suppose your original demand, and D2 is your change into the demand, that this much amount of the demand is changed into due to the maybe due to the price or due to the other factors। बाकी इसको जो एग्जाम्पल्स हैं इसके थोड़े आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा। मेन चीज़ है कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को जो है हमें समझना है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव शिफ्ट हम कह सकते हैं कि पहले यहाँ पर हम यहाँ पर थे ए और D1 पर, और उसके बाद ड्यू टू सर्टेन चेंजेस जो है हमारी डिमांड जो है नेगेटिवली शिफ्ट हुई, यानी कि उसकी डिमांड के अंदर डिक्रीज आई। अगर राइट साइड शिफ्ट होता तो आपकी डिमांड क्या थी, अगर शिफ्ट आपका राइट साइड होता तो डिमांड आपकी इंक्रीज होती, अगर लेफ्ट साइड आपका शिफ्ट हो रहा है तो आपकी जो है डिमांड डिक्रीज हो रही है, और वो प्राइस की वजह से भी हो सकती होती है। अच्छा, उसके बाद
जो हम डिमांड फंक्शन की बात कर रहे हैं, जो कर्व आपका बनता है या जो आपका स्लोप बनता है, वो बेसिकली इस इक्वेशन को फॉलो करता है। ये आपकी जो नज़र आ रही होगी, क्यू डी इज योर डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड विद द पी। क्यू डी आपका ये चेंज इन डिमांड, जितना भी चेंज इन डिमांड है वो आपका बराबर होगा ए इज योर इंटरसेप्ट, ठीक है, एंड बी इज योर स्लोप एंड पी इज योर प्राइस। इसको आगे मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा दूंगा, तो आपके जो है थोड़ा और आइडिया क्लियर हो जाएगा। The demand function is based on an assumption of Tadris Faber. This is some kind of a Nigerian language. All things being equal, that is only price changes, but other determining factors of the demand remain constant. तो यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर जो हम डिमांड फंक्शन हम देख रहे हैं, तो इसमें हमारा जो है वो ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो प्राइस फंक्शन का है, कि प्राइस को हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो चेंज हो रही है, बाकी के जो पैरामीटर्स हैं जिनको फॉर एग्जांपल प्रेफरेंसेस हैं, बाइंग पावर है, इनकम है, उनको हम कांस्टेंट रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस द डिमांड फंक्शन विल चेंज टू QDA plus BY. Also the two factors can be combined to give। अच्छा, इसमें जितने डिमांड फंक्शन, जैसे मैंने आपको इंडिविजुअल या मार्केट डिमांड फंक्शन आपको बताया, इसी तरह अगर आप इसके अंदर पैरामीटर्स ऐड करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल इनकम में चेंज हुआ, प्रेफरेंस में कितना % चेंज हुआ, तो उनको भी आप समेशन कर सकते हैं, सिंपली ऐड ऑन कर सकते हैं कि उनका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल डिमांड फंक्शन के ऊपर, चेंज इन डिमांड के ऊपर क्या आएगा। क्लियर है? ओके सर। अभी इसकी में कुछ और मैंने कुछ आपके लिए पेपर्स रखे हुए हैं थोड़े बना के, वो भी आपके मेरे साथ डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपका जो है थोड़ा और आइडिया क्लियर हो जाए। ये नज़र आ रही है? यस सर। ठीक है, तो डिमांड ये मैं शेयर कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पर, क्योंकि वहाँ से बुक से शायद थोड़ा आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो शायद, तो ये थोड़ा और मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है कि आपको उसको कंसेप्ट को याद करने में, समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। एक इसको कहते हैं सेट्रिस पेरिबस। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि जनरली यूज होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, कि आपके बाकी के फैक्टर सारे कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ आपको जो है रिलेशनशिप आप एनालाइज कर रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, रीजंस फॉर द डाउनवर्ड स्लोप, वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों बनता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि आपकी जो है विद जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी शायद कुछ ड्यूरिंग फिजिकल क्लासेस ली थी या ड्यूरिंग ऑनलाइन, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। यूटिलिटी का मैंने आपको क्या बताया था कि यूटिलिटी जो है बेसिकली सेटिस्फेक्शन यू आर गेटिंग बाय कंज्यूमिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये बताया था ना मैंने कि यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि आप कोई, फॉर एग्जांपल आप पानी का पहला गिलास पी रहे हो आप अवतार में, तो आपको कितनी जो है जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद जब दूसरा गिलास पियेंगे थोड़ी कम हो जाएगी, या और मज़ीद पीना चाहेंगे भी तो आपको जो है दिल नहीं करेगा ज़्यादा पीने को, क्योंकि आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल थी वो कंप्लीट हो चुकी है पानी के साथ। हाँ, ये हो सकता है कि उसी का अल्टरनेटिव अगर आपको कोई जामे शीरी या शरबत मिल जाए या कोई और सॉफ्ट ड्रिंक आपको मिल जाए, तो फिर भी आपका दिल करेगा कि उसको टेस्ट करूं, भले आपके पेट में जगह ना भी हो, फिर भी दिल करता है कि उसको मैं टेस्ट करूं। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली ये होता है कि किसी एक आप प्रोडक्ट
को जब हम कंज्यूम कर रहे होते हैं तो जितना वो कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है कम होती जाती है विथ रेगुलर कंजप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Income effect, substitution effect, entry of new consumers at the lower prices. So these are some of the factors which are affecting the demand of a particular product. तो यहाँ पर आप डिमांड कर्व में देख सकते हैं प्राइसेस फॉर एग्जांपल बढ़ रही हैं 0 से 100 तक. हायर प्राइसेस यहाँ पर आप क्वांटिटी डिमांडेड आपकी वो बढ़ रही है, नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम 0 to 50. फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि जब आपकी जो है यहाँ पर ये वाला डिमांड फंक्शन देख लें, यहाँ पॉइंट ए के पास जब आपकी जो प्राइस है 100 है, आपकी जो यूनिट कंजप्शन है वो 10 है. नजर आ रहा है? Yes, sir. पॉइंट बी पर हम देख रहे हैं जब आपकी प्राइस 80 है, आपकी डिमांड 20 है. जैसे आपकी प्राइस कम होती जा रही है ए से लेकर पॉइंट ई तक, उतनी आपकी जो है डिमांड जो है यहाँ पर देख रहे हैं आपकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपकी प्राइस इस तरफ बढ़ रही है और डिमांड जो है इस तरफ बढ़ रही है. ठीक है, और आप ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका जो स्लोप कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा. ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ. और इस फिगर में फॉर एग्जांपल आपकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है मैंने. प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम 100 to 20, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 50 यूनिट्स, शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप. Example, if the notebook costs 100, students buy 10 units. When the price fall to Rs 40, they buy 40 units. उसके बाद डिमांड फंक्शन में हम देखेंगे तो डिमांड कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, जो कि वहाँ में नोट्स में पीडीएफ में भी दिखा के आया था. जनरल फ्रॉम क्यू डी इज इक्वल ए माइनस बी पी, जहाँ पर क्यू डी जो होता है चेंज इन डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड. पी आपका प्राइस को शो करता है. ए जो है इंटरसेप्ट होता है, यहाँ इंटरसेप्ट यानी कि मैक्सिमम डिमांड एट द जीरो प्राइस. मैक्सिमम डिमांड क्या होगी, हम अज्यूम करते हैं कि प्राइस आपकी जीरो है, और बी जो है आपका स्लोप कोएफिशिएंट होता है बी. ठीक है, जो आपका कर्व बनता है उसका स्लोप कोएफिशिएंट होता है रेट ऑफ चेंज इन द डिमांड. स्लोप कोएफिशिएंट हम डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज इन डिमांड, कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है डिमांड के अंदर, उसका जो वैल्यू मिलता है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं बी की जगह पर. और जो इंटरसेप्ट होता है यानी कि मैक्सिमम जो है कितना आपका जो है डिमांड होती है व्हेन द प्राइस इज अज्यूम टू बी जीरो. इसकी थोड़ी नीचे आपको डेरिवेशन भी मैंने रखी है कि वो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए कि ए और जो बी का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं. जब आपकी प्राइस जो है आपकी लेट्स सपोज 10 है, क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है 80 हो रही है, प्राइस जब 20 हो रही है तो क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है 60 हो रही है. अगर इस सिनारी को हम कंसीडर करके हम स्लोप और इंटरसेप्ट जो है उसको अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं. स्लोप क्या है, चेंज इनटू द डिमांड डिवाइडेड विद द चेंज इनटू द प्राइस. ठीक है, ये स्लोप का फॉर्मूला है. तो आपका टोटल 60 माइनस 80 आपका 20 आ गया, डिवाइडेड विद द 10 इनका डिफरेंस आपको 10 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 10, तो आपको जो स्लोप मिला वो 2 मिला. यूजिंग क्यू डी इज इक्वल टू ए माइनस 2p एंड सब्स्टिट्यूटिंग p 10 एंड q 80, अगर उसमें आप पुट करेंगे तो आपका जो है ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा. इसी इक्वेशन के अंदर जो हमने ऊपर डिस्कस की थी उसके अंदर अगर हमारे पास जो है ए जो है स्लोप है उसका भी वैल्यू मिल गया, तो हमें अभी जो है स्लोप का वैल्यू निकालना है तो हम सिंपली उसी इक्वेशन के अंदर जो नॉन वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे तो हमें फिर ए मिल जाएगा. ठीक है, तो इस वजह से जो है डिमांड फंक्शन जो है क्यू डी आपका 100 माइनस 2p. नॉर्मली आपको जब न्यूमेरिकल वगैरह जो भी सिचुएशन मिलेगी उसमें आपको जो है डिमांड फंक्शन इस तरीके से मिलेगा, जिसमें आपके जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए और बी. ए क्या है आपका इंटरसेप्ट है और बी जो है आपका स्लोप है. ये वैल्यूज आपको गिवन होंगे या अज्यूम्ड होंगे कि हमने अज्यूम किया है कि ये जो है डेटा फॉर ए एंड बी इज दिस. ठीक है,
उसके बाद example QD is equal 100 minus 2P. Here 100 is the intercept and 2 shows that the demand decreases by the Q2 units when price increase by the 1 rupee. उसकी आप नीचे example देख लें. At price 20, your demand function is 100 minus 220, that is your 60 units. तो P का वैल्यू हमें क्या था, 20 था, तो सिंपली हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया, तो आपकी जो है टोटल डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड वो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स में मिल जाएगी. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. हाँ ये सर तब सर. कर रहे हो, जब वो ऐसा ना हो कि पेपर में आए तो वहाँ पर जो है सर पे याद रख के बैठ जाओ कि ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा. अच्छा, मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व. मूवमेंट कब होती है, किस वजह से होती है, और शिफ्ट किस वजह से होती है. मूवमेंट जो होती है आपकी जो है caused by the change in the price only. Expansion, price falls, quantity demanded increase. Contraction कब होती है, जब price rises and quantity demanded decreases. ये concept डिस्कस कर लिया हमने. शिफ्ट ऑफ डिमांड कब होती है, तब जब आपकी जो है caused by नॉन प्राइस फैक्टर, जब आपकी प्राइस चेंज नहीं होती, प्राइस आपकी वही रहती है, पर जो दूसरे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे उनकी वजह से डिमांड में चेंजेस आती हैं, तो उसको हम शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व कहते हैं, जो कि आपका राइट साइड शिफ्ट भी होता है और लेफ्ट साइड शिफ्ट भी होता है. राइट साइड शिफ्ट जैसे मैंने बताया इंक्रीज इनटू द डिमांड को शो करेगा, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो है डिक्रीज इनटू द डिमांड को शो करेगा. और कॉजेज ऑफ जो शिफ्ट हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, वो फैक्टर्स आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल चेंज इन इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन, चेंज इन प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, तो ये सारे फैक्टर्स आपके हो सकते हैं जो कि आपके डिमांड शिफ्ट की वजह बन सकते हैं. तो उसी डिमांड शिफ्ट को इस ग्राफ के ज़रिए भी शो किया गया है. यहाँ पर प्राइसेस चेंज हो रही हैं, क्वांटिटी चेंज हो रही है. तो फॉर एग्जांपल दिस सेंट्रल लाइन इज़ योर ओरिजिनल डिमांड. ठीक है, ये जो डी शो कर रहा है ये आपका सेंट्रल ओरिजिनल डिमांड को शो कर रहा है ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स. प्राइस कह लें या दूसरे जो ऊपर फैक्टर्स हमने डिस्कस किए उनकी वजह से आपकी जो ये पॉजिटिव शिफ्ट भी आ सकता है, नेगेटिव शिफ्ट भी आ सकता है. ठीक है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट जो है डिक्रीज को शो कर रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट जो है आपके इंक्रीज इन डिमांड को शो कर रहा है. तो ग्राफिकली उसको जो है इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि आपकी जो है किस तरीके कहाँ से कहाँ मूवमेंट्स हो रही हैं. फॉर एग्जांपल D1 से D2 तक. D1 आपकी पहली डिमांड थी और हमारी शिफ्ट हुई वो D2 तक आ गई, और D हमारे जो है फॉर एग्जांपल ओरिजिनल डिमांड थी. जब D1 से आप जो है D1 की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है फॉर एग्जांपल, और जब D2 की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो है डिमांड डिक्रीज हो रहा है, अज्यूम करते हैं. ठीक है, यहाँ D1 को आप सब आपकी जो डिमांड यहाँ पर कम है, और D2 की तरफ जब हम आए तो हमारी डिमांड बढ़ गई, और वाइस वर्सा आपकी जो है प्राइस के साथ आपका ऐसा रिलेशनशिप होगा. जब डिमांड आपकी बढ़ेगी तो प्राइसेस भी आपकी यहाँ पर कम होंगी, जब डिमांड कम होगी तो आपकी प्राइसेस यहाँ पर इस तरफ बढ़ जाएंगे. क्लियर है? ये ग्राफ समझ आएगा? जी जाहिर सी बात है, क्लास ले रहा हूँ, अटेंडेंस लगाऊंगा ना. कि टाइम हो गया है क्या? 2 मिनट पड़ेंगे अभी सर. हाँ, एक कंप्लीट कर लूँ उसके बाद लगाता हूँ. ठीक है, ये ग्राफ समझ आ गया? यस सर. अगर समझ नहीं आया तो पूछ लो. सर एक बार और बता दें. अच्छा, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है क्रिटिकली. राइट वर्ड शिफ्ट जब होगा तो क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये समझ आ गया?
यस सर। और आपको डिमांड कर्व भी समझ आ गई होगी। ये डिमांड कर्व जो डाउनवर्ड बन रही है वो भी जनरल समझ आ जानी चाहिए। और डिमांड कर्व ये बनती यस कैसे हैं, उस सर। जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो कौन से, प्राइस हैं और डिमांड है। ठीक है। तो जब हम राइट शिफ्ट की बात करते हैं, तो आपका जो ये ओवरऑल कर्व है वो पॉजिटिवली मूव करता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो उसके अंदर पॉजिटिवली जब मूव करता है और ये इसमें डिमांड फंक्शन जो है डी जो है क्वांटिटी, वो फॉर एग्जांपल D1 जो कि आपके जो है इंक्रीज इनटू द डिमांड शो कर रहा है। ठीक है। और जब हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं D2, तो उसमें आपका जो डिमांड है वो ओरिजिनल लाइन जो सेंट्रल लाइन है उससे नीचे आ जाएगी आपकी। जब नीचे आएगी तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो जाहिर सी बात है अगर इस तरफ बढ़ेंगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। अगर इस तरफ कर्व जितना नज़दीक यहाँ आएगी टूवर्ड्स जीरो पोजीशन, जीरो पॉइंट, तो आपकी डिमांड भी कम होती जाएगी। और इस तरफ ये पीक शार्प ऊपर बनता जाएगा प्राइस का। जितनी डिमांड इस तरफ जीरो की तरफ आएंगी तो उतना ही आपकी जो प्राइसेस ऊपर जाएंगे। क्लियर है? यस सर, समझ आ गया। यस तो उसके सर। नीचे ये एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम डी टू D1, व्हेन द इनकम डिक्रीजेस शिफ्ट फ्रॉम डी टू D2। ठीक है। एग्जाम्पल 8RS60 उसकी एक एग्जाम्पल दी हुई है। और ये मार्केट डिमांड फंक्शन और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की कुछ जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं वो भी दिए हुए हैं। तो होपफुली आपको डिमांड और डिमांड फंक्शन, डिमांड कर्व और जो है आपको शिफ्ट इनटू द डिमांड कैसे होती है, पॉजिटिव शिफ्ट और नेगेटिव शिफ्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है डिमांड के ऊपर, और जो मोमेंट होती है वो किस वजह से होती है और शिफ्ट जो है वो किस वजह से होती है। मूवमेंट आपकी फॉर एग्जांपल प्राइस की वजह से होती है, जो शिफ्ट है वो नॉन प्राइस रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से होती है। ठीक है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर का यूनिट था ये यहाँ पर इसका ये वाला पार्ट पूरा हुआ। नेक्स्ट जो है हम फिर डिस्कस करेंगे होपफुली सप्लाई को, सप्लाई का फंक्शन क्या है, और उसके अंदर भी ऐसे कुछ चीज़ें होंगी जो कि हम डिमांड का को डिस्कस किया था। इसी तरह के जो है कुछ सप्लाई और डिमांड के एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, टोटल 44 स्टूडेंट्स अवेलेबल है, 43। यस सर। यस सर। अच्छा, 01